उसने इस क्षेत्र में इस हद तक दहशत फैलाई थी कि आज 14 साल बाद भी जब इस इलाके के लोग उसका नाम लेते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। सोचिए, इतना विशालकाय जीव इंसानों की हल्की सी आहट पाकर पेड़ों के बीच इस कदर खामोशी से छुप जाता था कि किसी को भनक तक नहीं लगती, और जब तक उसकी मौजूदगी का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। फिर वो ऐसा हमला करता, इतनी बर्बरता से मारता कि देखने वालों के कलेजे कांप जाते। लोग कहते हैं कि उसके हमले में मारे गए लोगों का शव पहचान तक में नहीं आता था। आपने इसे मेले में देखा होगा। कभी बच्चों को उसकी पीठ पर बैठाया जाता है, कभी वो अपनी सूंड उठाकर लोगों का अभिवादन करता है। बड़ी बड़ी आंखें, भारी शरीर और शांत चाल, देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई जिंदा खिलौना हो, शांत, समझदार और प्यारा सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही हाथी जब जंगल में होता है, आज़ाद, बेपरवाह और अपने पूरे स्वाभाविक रूप में, तो एक ऐसा दानव बन सकता है जिससे बाघ और तेंदुए भी नहीं उलझते। जंगल की शांति को चीरती टहनियों के टूटने की आवाज, नीचे पड़ी पत्तियों की चरमराहट के साथ जब जमीन कांपती हुई सी लगे, तो वो भूकंप नहीं होता, वो हाथी होता है। अगर आपको लगे कि ये शांत और सौम्य सा नजर आने वाला यह जीव आपसे काफी दूर है, तो यह आपकी गलतफहमी हो सकती है। हाथी भागकर पल भर में आपके नजदीक आ सकते हैं, अपने आकार, गति और ताकत से इतनी तेजी से हमला करते हैं कि किसी को भी चौंका सकते हैं। और अगर आप उसकी नजरों में खतरा बन गए तो आपको भागने तक का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पल भर में आपको पकड़ लेगा। पेड़ पे चढ़ने की सोचोगे तो वो पेड़ को जड़ से ही उखाड़ फेंक सकता है। पानी में कूदकर भी आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो एक अच्छा तैराक भी होता है। छिपकर भी हाथी से नहीं बच पाओगे, क्योंकि इनकी सूंघने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि आप मिट्टी में भी छुप जाओगे तो भी वो आपको ढूंढ लेगा। यही कारण है कि जंगलों के आसपास रहने वाले या अक्सर जंगलों में जाने वाले लोग बाघों और तेंदुओं से ज्यादा हाथी से डरते हैं। ये कहानी ऋषिकेश के उस इलाके की है जहां से जंगल और पहाड़ शुरू हो जाते हैं। 10 फरवरी 2011 दोपहर करीब 1 बजे ऋषिकेश के बीबीवाला इलाके की कुछ महिलाएं अपने पशुओं के लिए चारा लेने जंगल के करीब गई थी और बैठकर दरांती से चारा काटती काटती आपस में बातें भी कर रही थी। कुछ महिलाएं चारा काटते हुए लोकगीत गुनगुना रही थी। वैसे तो इस इलाके में हाथी और अन्य जंगली जानवरों का दिखना आम सी बात है, और इंसानों पर जंगली जानवरों द्वारा हमले की घटनाएं भी अमूमन होती ही रहती हैं। लेकिन जब तक किसी पर यह बीतती नहीं है तब तक उसे डर का एहसास भी नहीं होता। इन महिलाओं से कुछ 200-300 मीटर दूर जंगल में एक टस्कर हाथी भी पेड़ों से पत्तियां तोड़कर खा रहा था। जब उसे इन महिलाओं की गुनगुनाहट सुनाई दी तो वो आवाज की दिशा में दबे पांव चल दिया। हाथियों की सूंघने और सुनने की क्षमता काफी अच्छी होती है, और ये सूंघ और सुनकर सटीक जगह पर पहुंच सकते हैं। न जाने क्या कारण था और क्यों ये हाथी इन महिलाओं से इतना क्षुब्ध हुआ कि वो चुपचाप बिना आवाज इन महिलाओं के पास पहुंच गया। जैसे इन महिलाओं की नजर इस हाथी पर पड़ी, वो दराती और घास का गट्ठर वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई। जंगल के सबसे नजदीक एक महिला सीता देवी, जिसने उठने में थोड़ी देर कर दी, वो खड़ी हुई, भागी भी, लेकिन डर या हड़बड़ाहट में वो ठोकर खाकर गिर गई और उसके उठने से पहले ही इस हाथी का पहला शिकार बन गई। भागती सीता देवी को इस हाथी ने पल भर में पकड़ लिया और अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि सीता देवी की उसी समय मौत हो गई। लेकिन इस हाथी पर तो मानो आज पागलपन सवार था। काफी देर तक वो सीता देवी को कभी अपने अगले तो कभी पिछले पैरों से रोनता रहा। बाकी की महिलाओं ने गांव जाकर लोगों को इसकी जानकारी दी।
फॉरेस्ट टीम और गांव के लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक वो हाथी वहां से जा चुका था। पीछे छोड़ गया था तो सीता देवी का शत विक्षत शव। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर सबका दिल दहल गया। बाद में पता चला कि यह वही हाथी था जिसे कुछ दिनों से ऋषिकेश के हर्बल गार्डन के पास देखा जा रहा था। विशेषज्ञों का मानना था कि हाथी अपने मस्त पीरियड से गुजर रहा था और शायद यही वजह थी कि मामूली सी गुनगुनाहट भी उनके लिए मौत का कारण बन गई। मस्त पीरियड एक हार्मोनल चक्र है जो नर हाथियों में प्रजनन क्षमता और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। इस दौरान हाथी के टेस्टोस्टेरोन का स्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सामान्य समय में नर हाथियों के रक्त में टेस्टोस्टेरोन का स्तर लगभग 2 से 3 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। मस्त पीरियड के दौरान यह स्तर 60 से 100 गुना तक बढ़ सकता है, यानी हाथी के रक्त के प्रति मिलीलीटर में 120 से 300 नैनोग्राम टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन का यह उच्च स्तर हाथी के मस्तिष्क और तंत्रिकाओं पर सीधा प्रभाव डालता है, जिससे उसका व्यवहार असामान्य और आक्रामक हो जाता है। इस घटना को हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। होली से एक दिन पहले 19 मार्च 2011 सुबह करीब 11 बजे 3-4 लोग ऋषिकेश के ढालवाला से सटे जंगल से भांग के पत्ते तोड़ने गए थे। पत्ते तोड़कर ये लोग उन पत्तों को वहीं बैठकर रगड़ने लगे, इस बात से अनजान कि इनकी आवाज और गंध पाकर आतंक दबे पाव इन्हीं की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात करते रहे। तभी उनमें से एक व्यक्ति की नजर सामने की झाड़ियों में हुई हलचल पर पड़ी और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द ही निकल पाया, हाथी। और वो तीनों उठ खड़े हुए। जिस व्यक्ति की पीठ उन झाड़ियों की ओर थी, जब तक वह समझ पाता कि किस ओर भागे, उस हाथी ने उसे पैरों से रोन डाला और बगल के पेड़ पे मारा। वो हाथी उन 2 लोगों के पीछे भी दौड़ा, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति का गमछा भागते हुए गिर गया था। उस गमछे पर नजर पड़ते ही उन लोगों का पीछा छोड़ वो हाथी उस गमछे को रोनने लगा। फ्रेंड्स, ये हाथी के हमले से बचने का एक तरीका है। पिछले साल हमारी नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की विजिट के दौरान हमारे जिप्सी ड्राइवर ने अपना हाथी के हमले से बचने का अनुभव शेयर किया था। उसने बताया था कि कैसे एक बार एक हाथी ने उसकी जिप्सी पर हमला कर दिया था और जब वह उतरकर भागा तो हाथी काफी दूर तक उसके पीछे भागा और जब वो हाथी उसे पकड़ने ही वाला था तो उस ड्राइवर ने भागते भागते अपनी शर्ट को उतारकर जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद वो हाथी उसका पीछा छोड़ उसकी शर्ट में उलझा रहा और इतना समय मिलने पर उस ड्राइवर ने खाई में उतरकर अपनी जान बचाई। चारों तरफ से राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों से घिरा ऋषिकेश। यहाँ अक्सर ह्यूमन और एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट की कुछ न कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। पिछले 2 महीनों में हुई इन 2 घटनाओं ने अभी तक कोई तूल नहीं पकड़ा था। और फिर 10 मई 2011 सुबह 5:30 बजे ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर स्थित 100 फुटा फायर लाइन के पास कुछ लोग प्रातःकालीन सैर पर निकले थे। धीरे धीरे जंगल का उजाला होने लगा और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। जंगल की ओर से आती भीनी भीनी खुशबू और तरोताज़ा कर देने वाली यह हवा आज अपने साथ कुछ अनजाना खतरा भी लेकर आ रही थी। 60 वर्षीय रामबाबू गोयल भी हमेशा की तरह सैर पर निकले थे। अभी उन्हें सैर करते हुए कोई 15 मिनट ही हुई थी कि तभी उन्हें अपने पीछे से कुछ लोग आगे की तरफ हाथी हाथी चिल्लाते हुए भागते सुने। जब उन्होंने पलट कर देखा तो एक हाथी कुछ मीटर दूर उन्हें अपनी दिशा में भागता हुआ दिखाई दिया। हाथी को अपनी ओर आता देख रामबाबू गोयल ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उन्हें कुछ पल में ही पकड़ लिया और अपनी सूंड में उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। इस हाथी द्वारा ये तीसरी मानव हत्या थी और इस घटना से पूरा इलाका सन्न था। 28 जून 2011 ऋषिकेश के बीबीवाला क्षेत्र की कुछ महिलाएं पशुओं के लिए घास लेकर एक पंक्ति में आगे पीछे चलते हुए जंगल से वापस लौट रही थी और ये नर हाथी घास खाता हुआ उस रास्ते के करीब आ गया जहां से थोड़ी देर बाद इन महिलाओं को गुजरना था। जैसे ही बात करते हुए इन महिलाओं की आवाज उसके कानों में पड़ी तो मानो उसके सिर पर खून सवार हो गया और वो रास्ते के नजदीक पेड़ों की आड़ में खामोशी से खड़ा हो गया। जैसे ही सबसे आगे चल रही कौशल्या देवी
पेड़ों के पीछे छिपे हाथी के सामने पहुंची। एक जोर की चिंगाड़ और पूरा जंगल गूंज उठा। उसने कौशल्या देवी को अपने सूंड के वार से गिरा दिया और अपने टस के वार से उनकी जान ले ली। बाकी की महिलाएं घास के गट्ठर फेंक चीखती चिल्लाती जंगल की ओर भाग गई और दूसरे रास्ते से निकलकर गांव पहुंची और लोगों को सूचना दी। जब कौशल्या देवी का शव बरामद किया गया तो उस शव की दुर्दशा देख सभी का कलेजा कांप गया। उनके शरीर की कोई भी हड्डी ऐसी नहीं थी जो टूटी ना हो। पैर द्वारा कुचले जाने की वजह से उनका सिर जमीन में धंसा हुआ था। जब जंगली हाथी किसी पर हमला करता है तो वो इतना विभत्स होता है कि शवों को इकट्ठा करके लाना पड़ जाता है। 9 जुलाई 2011 आज जो घटना घटने वाली थी उसे देख के ऐसा प्रतीत हुआ मानो 2 महीने पहले हुए रामबाबू गोयल पर हाथी के हमले को दोहरा दिया गया हो। ऋषिकेश के ढालवाला के पास नरेंद्र फॉरेस्ट रेंज, यहां 78 वर्षीय श्रीनंद चमोली रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले थे। लेकिन उस दिन किस्मत उन्हें जंगल की उसी पगडंडी पर ले आई जहां मौत पहले से घात लगाए खड़ी थी। वो हाथी अचानक जंगल से निकला और सैर करते लोगों की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी लोगों ने तो वहां से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन भागने के प्रयास में श्रीनंद चमोली गिर पड़े। पलक झपकते ही उसने अपनी सूंड से श्रीनंद चमोली को उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब तक लोगों के गुस्से का बांध टूटने लगा था। एक के बाद एक हो रहे इन हाथियों के हमले से गुस्साए ग्रामीणों ने अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने खुलकर आरोप लगाए कि वन विभाग ने अभी तक कोई ठोस संज्ञान क्यों नहीं लिया है। सितंबर 2011 शाम का समय था और इस खूनी हाथी ने अपना छठा शिकार बनाया। ऋषिकेश देहरादून बाईपास पर देहरादून की तरफ जा रहे बस के इंतजार में खड़े एक व्यक्ति रमेश सिंह, उस हाथी ने पीछे से हमला करके उन्हें मार डाला। इस घटना की ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन ये खूनी सिलसिला यहां नहीं रुका और 3 अक्टूबर 2011 रात करीब 8:30 बजे चिल्ला रेंज के पास एक गांव, यहाँ के निवासी अव्वल सिंह अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रहे थे। तभी गांव की तरफ जा रहे रास्ते के किनारे पेड़ों के पीछे से निकलकर उस हाथी ने एकदम से अव्वल सिंह को अपनी सूंड से हवा में उठा लिया और पेड़ों पर पटक पटक कर मार डाला। चिंगाड़ और चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण बर्तनों को पीटते हुए उस ओर भागे। शोर मचाने से वो हाथी जंगल की ओर भाग गया, लेकिन अव्वल सिंह की जान तो पहली बार पटकने से ही चली गई होगी। इस घटना के बाद से वन विभाग ने इस हाथी को पकड़ने के अभियान को गंभीरता से लिया, लेकिन ये हाथी इतना चालाक था कि किसी घटना को अंजाम देकर ये घने जंगलों में गायब हो जाता और फिर कई दिनों तक किसी को दिखाई नहीं देता। 7 नवंबर 2011 शाम के करीब 7:30 बजे ऋषिकेश निवासी 38 वर्षीय ओम प्रकाश राणा अपने साथी पूरन पुंडीर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर नरेंद्र नगर से मुनि की रेती की ओर निकल पड़े। सफर का मकसद छोटा सा था। 3 दिन बाद तपोवन में होने वाले कार्यक्रम के इनविटेशन कार्ड एक परिचित को पहुंचाने थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ठंडी रात धीरे धीरे दस्तक दे रही थी और सड़क पर चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ये दोनों भद्रकाली से मुनि की रेती जाने वाले रास्ते पर माचिस फैक्ट्री के सामने वाले मोड़ पर पहुंचे, अचानक उनके सामने अंधेरे में एक विशाल छाया उभरी। वो था वही खूनी हाथी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। हाथी को अपनी ओर आता देख इन दोनों के हाथ पैर सुन पड़ गए। पूरन ने तुरंत ब्रेक दबाकर बाइक मोड़ने की कोशिश की और किसी तरह मोड़ भी लिया, लेकिन अचानक की घबराहट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बाइक स्लिप हो गई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले कि वो भाग पाते, हाथी बिजली की रफ्तार से उन पर टूट पड़ा। उसने ओम प्रकाश राणा को अपनी सूंड में लपेटा और पल भर में हवा में उठाकर जमीन पर भीषण ताकत से पटक दिया और उनका शरीर क्षण भर में मांस और हड्डियों का ढेर बना दिया। वहीं पूरन अंधेरे का सहारा लेकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। नवंबर में असम से हाथियों को पकड़ने में एक्सपर्ट दीपेन कलिता को इस हाथी को पकड़ने के लिए बुलाया गया। वो अपने साथ एक महावत रावा को भी लाए। कॉर्बेट नेशनल पार्क से 2 ट्रेंड हथनियों पवन कली और गोमती के साथ साथ
राजाजी नेशनल पार्क के सीनियर ऑफिसर्स और गार्ड्स ने भी अब इस हाथी को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। हर रोज नई नई रणनीतियां बनाई जाने लगी, लेकिन जल्दी ही इन्हें आभास हो गया कि हाथी इन ट्रेंड हथनियों से न केवल ज्यादा ताकतवर हैं, बल्कि बहुत ज्यादा समझदार भी हैं। और फिर एक रात जब महावत गार्ड्स और ऑफिसर्स खाना खाकर आराम की तैयारी कर रहे थे, तो अंधेरे जंगल से वो खूनी हाथी चुपचाप निकल पड़ा, सीधे उन हथनियों की तरफ। उसने अचानक गोमती हथनी पर हमला बोला और अपने टस्क से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जब शोर सुनकर इस अभियान में शामिल लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यह हाथी गोमती पर हमला कर रहा था और पवनकली हथनी इस हाथी के पीछे टक्कर मार रही थी। तुरंत ट्रिंकलेजर गन से उस पर डांट दागा गया। डांट लगते ही वो चालाक हाथी झटके से पलटा और सबकी आंखों के सामने से गायब होकर जंगल की गहराई में समा गया। पूरी रात उस हाथी को तलाशा गया। सभी टीम घंटों तक जंगल की खाक छानती रही, लेकिन वो हाथी कहाँ गुम हो गया कोई नहीं जान पाया। 28 नवंबर 2011 समय करीब 11 बजे डालवाले के पास एक व्यक्ति इनाम अली इस क्षेत्र के गांव में घूम घूम कर चने और मूंगफली बेचता था। जब ये एक गांव से निकलकर जंगल और एक सूखे बरसाती नाले के बीच बने रास्ते से होकर दूसरे गांव की ओर जाने लगा, तो इसे सामने करीब 150 मीटर दूर से अपनी ओर एक आता नर विशाल हाथी दिखाई दिया। यह हाथी इनाम अली को देखते ही रुक गया और अपने कान आगे की तरफ कर दिए। अगले ही पल गुस्से से चिंगाड़ता वो हाथी इनाम अली की तरफ भागने लगा। उसे अपनी ओर आता देख इनाम अली जिस तरफ से आया था उसी दिशा में भागने लगा। कुछ ही पलों में हाथी उसके इतना नजदीक आ गया कि अगर इनाम अली अपने दाएं तरफ नाले में नहीं कूदा होता तो हाथी के पैरों के नीचे होता। उस जगह उस रास्ते से नाले की गहराई करीब 10 से 12 फीट थी, लेकिन खड़ी ढाल होने के कारण वो हाथी वहां से उतर नहीं सका। कुछ पलों के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अपने सिर को जोर से हिलाता वो हाथी उसी दिशा में वापस जाने लगा जहां से वो आया था, और इनाम अली भी उस दूसरी दिशा में नाले के रास्ते बढ़ने लगा। इतनी ऊंचाई से कूदने की वजह से पैरों में दर्द के कारण धीरे धीरे चलता हुआ इनाम अली अभी कोई 50 मीटर दूर ही गया था कि न जाने उसने क्यों पीछे मुड़ के देखा, और देखते ही उसके होश उड़ गए। तो हाथी कुछ दूर पीछे जाकर उस जगह से नाले में उतर रहा था जहां ऊंचाई और ढलान थोड़ी कम थी, और देखते ही देखते उसने नाले में उतरकर इनाम अली की तरफ दौड़ लगा दी। 200 मीटर का फासला पल भर में 50 मीटर का हो गया। इनाम अली पूरा जोर लगाकर भाग रहा था, लेकिन हाथी नजदीक और नजदीक आता जा रहा था। कोई 50 फीट दूर इनाम अली को एक पेड़ की जड़ उस ढलान से लटकती दिखी। उसने भागकर वो जड़ पकड़ी और उसके सहारे ऊपर रास्ते पर आ गया। अब उसने एक पल के लिए भी खड़े होकर उस हाथी को नहीं देखा और भागते हुए जिस गांव से आया था उसी ओर चला गया। अगर इनाम अली ने उस वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा होता या कुछ फीट की कम दूरी होती तो आज वो जिंदा नहीं होता। इस हमले में तो इनाम अली की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना के कोई 2 घंटे बाद एक अभागी महिला इस हाथी का शिकार बन गई जो जंगल से लकड़ियां बीनने गई थी। हाथी केवल एक समझदार और शक्तिशाली जीव ही नहीं है, बल्कि ये जंगल के असली निर्माता और आर्किटेक्ट भी हैं। हाथी अपनी ड्रॉपिंग, जिसे लीद या गोबर भी कहा जाता है, जंगल में जगह जगह बिखेरते हैं। इस ड्रॉपिंग में छिपे बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर नए पौधों में बदलते हैं, यानी ये सीधे तौर पर जंगल की हरियाली और जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। दिन का एक बड़ा हिस्सा हाथियों को अपना भोजन खोजने और खाने में ही बीतता है, और इतनी बड़ी मात्रा में भोजन प्राप्त करने के लिए हाथियों को समय समय पर एक जंगल से दूसरे जंगल जाना पड़ता है। यदि इन्हें एक ही जंगल में रोक दिया जाए तो उस जंगल की सभी वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी, जिससे उस जंगल का विनाश भी संभव है। एक जंगल से दूसरे जंगल को जोड़ने वाले रास्ते को कॉरिडोर बोला जाता है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 2022-23 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत के 11 स्टेट्स में लगभग 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स मौजूद हैं। सदियों से हाथी इन कॉरिडोर्स के माध्यम से एक जंगल से दूसरे जंगल आते जाते रहे हैं, लेकिन बढ़ती इंसानी आबादी और उनके बढ़ते आवासीय क्षेत्रों की वजह से ये कॉरिडोर्स कई जगह या तो पूरी तरह बंद हो गए हैं या बहुत सिकुड़ गए हैं। उदाहरण के तौर पर
राजाजी नेशनल पार्क से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीच का गलियारा जो कोट द्वार के पास स्थित है, ये पहले कई किलोमीटर चौड़ा होता था, लेकिन आज नई कॉलोनियां और इंसानी विस्तार की वजह से ये केवल 1 किलोमीटर चौड़ा ही रह गया है। पहले जब हाथी इन कॉरिडोर से गुजरते थे तो कई हफ्तों तक इन जंगलों में घूमते हुए सुरक्षित रूप से एक दूसरे जंगल में पहुंच जाते थे, लेकिन अब सिकुड़ चुके इन कॉरिडोर्स में से हाथियों के ऊपर जल्दी से निकलने का दबाव होता है, क्योंकि जाने अनजाने ये इंसानी बस्तियों और खेतों के पास पहुंच जाते हैं और इंसान मिर्ची भरे पटाखे फेंककर, ढोल बजाकर, शोर मचाकर, कई बार तो जलती हुई मशालें फेंककर इन पर हमला कर देते हैं। हाथी एक समझदार और सामाजिक जीव है। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है और ये जीवन भर अपने साथ हुए शोषण और अत्याचार को याद रखते हैं। इनके प्राकृतिक आवास में इंसानी दखल के कारण उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कोएग्जिस्टेंस। अगर हाथी किसी कॉरिडोर से निकल रहे हैं तो उन्हें शांति से निकलने दें। बेवजह ढोल बजाना, पटाखे फोड़ना और हाथी के ऊपर मशाले फेंकना, ये सब सिर्फ हाथियों को आक्रामक ही बनाते हैं। याद रखिए, इस धरती पर सबसे पहले जंगल ही बने थे और यहाँ जितना अधिकार इंसानों का है उतना ही अधिकार बाकी के जीवों का भी है। ऋषिकेश में हाथियों के हमलों में पहले भी इंसानों की जान जाती रही है, पर यह घटनाएं कभी कभार ही होती थी। लेकिन पिछले 11 महीनों में इस हाथी ने ऋषिकेश में वो दहशत फैलाई थी कि लोगों ने अब घरों से निकलना कम कर दिया था। अब प्रातःकालीन सैर पर कोई नहीं जाता था, दुकानें शाम होते ही बंद होने लगी थी और रात होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थी। अब उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ वार्डन श्री दिग्विजय सिंह खाती ने इस ऑपरेशन की कमान संभाली। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया गया। ट्रैंकुलाइजर डॉक्टर पराग निगम, डॉक्टर पीके मलिक और डॉक्टर सुशांत चौधरी के साथ इस हाथी को पकड़ने के लिए कुछ टीम बनाई गई और 4 जनवरी 2012 को इस हाथी के ऋषिकेश के हर्बल गार्डन में होने की सूचना मिली। फॉरेस्ट टीम के वहां पहुंचने पर इस हाथी ने उस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान डॉक्टर पराग ने ट्रैंकुलाइजर गन से इसे डांट लगा दी और कुछ ही देर में यह हाथी खड़े खड़े ही बेहोश हो गया। इसके बाद इसके टस्क का नुकीला सिरा काट दिया गया। उनका मानना था कि ऐसा करने से इस हाथी की आक्रामकता कम होगी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से इसे जेसीबी और क्रेन की सहायता से एक ट्रक में चढ़ाकर ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर चिल्ला रेंज के घने जंगलों में छोड़ा गया, ताकि वो अपना बाकी का जीवन इंसानी आबादी से दूर बिता सके। इस हाथी को रिलोकेट किए जाने के बाद ऋषिकेश में लोगों ने काफी समय बाद राहत की सांस ली, लेकिन अंधेरा होने के बाद अब भी लोग घरों से कम ही बाहर जाते थे। सड़कें अब भी कुछ कुछ सूनी ही रहती थी। लोगों को डर था कि हाथी कहीं फिर से ना लौट आए। और फिर इस हाथी के रिलोकेट किए जाने के 6 महीने बाद 12 जून 2012 को ऋषिकेश के बीबीवाला से सटे जंगल में एक व्यक्ति नन्हे और उनकी पत्नी छोटी को एक हाथी द्वारा रौंद कर मार डाला गया।